जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एजुकेटर में। तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाता है, धड़कनें बढ़ती जाती हैं। 8-10 दिन बचे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर और थोड़ा-सा टेंशनाइज़ तो होंगे ही, लेकिन दबाव झेल गए तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। दबाव नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी। और ये 365 डेज़ कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास जो मैंने स्टार्ट की है, वो एक-एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उस पर बेस्ड एमसीक्यू करा देना। जिससे ये होगा कि अगर परीक्षा में प्रश्न बनेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, उन्हीं टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ और आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। और आपकी तैयारी में एक सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष क्या होता है? आपकी तैयारी में सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष होता है कि हम निरंतर पढ़ाई नहीं कर पाते, लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आप निरंतर पढ़ाई करेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब निरंतरता कैसे बनाई जाए? कभी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, कभी किसी के यहाँ जाना होता है, उस निरंतरता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए ही जब भी रिश्तेदार के यहाँ भी जाएँ तो रात्रि के समय 9:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, जो खाना खाने का समय होता है या सोने का समय होता है। आप उसी समय हमारी वीडियो देख लीजिए या बाद में आप वीडियो देख लीजिए। सुबह भी अगर देख लेंगे तो आपको थोड़ा-सा लगेगा कि नहीं यार, मैं अभी गलत जगह हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे पढ़ाई में होना चाहिए, तो आप वहाँ से शिफ्ट कर जाओगे तुरंत। और जो यूट्यूब में सोशल मीडिया के जो कंपोनेंट आप देखते हो, उससे भी आपका एक बचाव हो जाएगा। बेल आइकन दबा होगा, आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा, आप बड़े आराम से उसको खोल कर देख लेंगे। 10 से 15-20 मिनट की ये क्लास आपको बहुत ज्ञान दे जाएगा और क्वेश्चंस भी करा जाएगा। इसी पर फ़ोकस्ड होकर आपको तैयारी करना है, ठीक है? तो इस पर फ़ोकस्ड होकर तैयारी करना है, लेकिन सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक कौन-सा है? वो टॉपिक है हमारा गिनी गुणांक। सॉरी, लॉरेंज वक्र हमारा और गिनी गुणांक इससे संबंधित टॉपिक है। और लॉरेंज वक्र हमारा टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम क्या कराते हैं? सबसे पहले हम कराते हैं क्या? एमसीक्यू कराते हैं। तो एमसीक्यू देख लेते हैं कि एमसीक्यू क्या है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये गिनी है, याद रखेंगे, जिनी नहीं है, ये गिनी है, ठीक है? इसको जिनी के रूप में इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है नेट पर ये लिखी हुई थी, ठीक है? तो नेट पर ये लिखी हुई थी, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इसी कारण से ये जिनी गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट होकर लिख कर आ रहा है। थोड़ा-सा मिस्टेक है और वो इसलिए है क्योंकि जो टाइपिस्ट है उसने उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो लॉरेंज वक्र और जिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है? जिनी गुणांक का मान हमेशा लॉरेंज वक्र की उत्तलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए ऑप्शन है। बी है, यदि लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा के बहुत निकट है तो जिनी गुणांक का मान 1 के करीब होगा। सी है, गिनी गुणांक का गणना लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता रेखा के बीच के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। और डी ऑप्शन है, लॉरेंज वक्र का उपयोग केवल आय असमानता के लिए किया जा सकता है, ना कि अन्य संसाधनों के लिए किया जा सकता है। ठीक। तो आज इसी पर बेस्ड है, आप ज़रा मुझे बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा? देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, फटाफट बताइए अगर आपको आंसर पता है। नहीं पता है तो मैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और चीज़ें लेकर चलूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या-क्या आज के टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं, उसको हमको थोड़ा-सा समझना होगा, ठीक है? हमको आज समझना है, एक तो लॉरेंज वक्र के बारे में समझेंगे हम लोग। लॉरेंज वक्र के बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले तो। लॉरेंज वक्र के बाद हम लोग यहाँ पर लॉरेंज वक्र की उपयोगिता, ठीक है? उपयोगिता को समझेंगे। फिर लॉरेंज वक्र की उपलब्धता, यहाँ पर विशेषताओं को समझेंगे कि क्या लॉरेंज वक्र की विशेषताएं हैं, ठीक है? और फिर लॉरेंज वक्र की सीमाएं।
इन सब टॉपिकों को अगर हम समझ लेंगे तो लॉरेंज वक्र से कोई भी एमसीक्यू हमारा बाहर नहीं जाएगा कि क्या कमी है लॉरेंज वक्र की, तो कमी वाले पॉइंट इसमें सॉल्व हो जाएंगे अगर एमसीक्यू में पूछता है। विशेषता में हमारा ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, उपयोगिता के रूप में ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, और फिर इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, गिनी गुणांक को, गिनी कोफिशिएंट को। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये गुणांक किस तरह से और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब देखो ये चर्चा में क्यों है लॉरेंज वक्र, सबसे पहले तो ये देखना है आज देश में असमानताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, और असमानता बढ़ने के कारणों पर जब विचार किया जा रहा है तो संपत्ति का जो अधिग्रहण है कुछ लोगों के हाथों में पहुंचता जा रहा है, और जो चिंता का बहुत ज्यादा विषय बनता जा रहा है। राष्ट्रीय आय की 1/5 हिस्सा जो अगर देखा जाए तो 20% लोगों के पास है, और इसी कारण से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है अर्थव्यवस्था में। और इसीलिए एक वक्र की चर्चा हो रही है, लॉरेंज वक्र की चर्चा वर्तमान में होती जा रही है। तो लॉरेंज वक्र है क्या? ठीक है, तो लॉरेंज वक्र को अगर हमें देखना है, ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक हमको चीजें समझना होगा कि लॉरेंज वक्र क्या है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिएगा लॉरेंज वक्र क्या है, ठीक है, असमानता को प्रदर्शित करने वाला एक वक्र है। असमानता को, ठीक है, प्रदर्शित करने वाला एक वक्र है। ठीक है, करने वाला एक वक्र है, एक कर्व है लॉरेंज वक्र। दूसरा, इसको दिया था 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, मैक्स और लॉरेंस के द्वारा इसे दिया गया था। ठीक है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि इनके द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, मैक्स से लॉरेंज के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया। जब हम इस लॉरेंज वक्र की बात करते हैं तो इसकी चर्चा कहां होती है? इसकी चर्चा कहां होती है? जब हम लोग गरीबी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा वाला? गरीबी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो गरीबी के दो रूप हम लोग दिखाते हैं। एक गरीबी का दिखाते हैं हम लोग सापेक्ष गरीबी के रूप में, सापेक्ष गरीबी के रूप में, और दूसरा गरीबी वाला जो हम पढ़ते हैं वो दिखाते हैं निरपेक्ष गरीबी के रूप में। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जब गरीबी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। सापेक्ष गरीबी वास्तव में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक अध्ययन को रिप्रेजेंट करती है, तुलनात्मक अध्ययन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यही गरीबी जो सापेक्ष गरीबी है तुलनात्मक अध्ययन को रिप्रेजेंट करती है, और यही गरीबी वास्तविक यही गरीबी वास्तव में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में असमानता को प्रदर्शित करने वाली गरीबी के रूप में रिप्रेजेंट होती है। कौन सी? असमानता के रूप में प्रदर्शित होने वाली गरीबी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जबकि निरपेक्ष गरीबी अगर हम देखें तो ये वास्तविक संख्या को दर्शाती है। इसको वास्तविक संख्या को दर्शाती है ये निरपेक्ष गरीबी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉरेंज वक्र की चर्चा कहां हुई है। लॉरेंज वक्र की चर्चा हुई है गरीबी वाले चैप्टर में, और गरीबी के संदर्भ में जब गरीबी के हम दो प्रकारों को देखते हैं, एक गरीबी कौन सी? सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में तुलनात्मक अध्ययन की जब बात करते हैं तो असमानता के रूप को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को भी प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष गरीबी वास्तविक संख्या को बताता है। जब यही असमानता को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है तो दो बातों की चर्चा यहां पर होती है। एक कहलाता है लॉरेंज वक्र, ठीक है,
एक कहलाता है लॉरेंज वक्र और दूसरा कहलाता है गिनी गुणांक। तीसरा क्या कहलाता है? गिनी गुणांक उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। एक कहलाता है लॉरेंज वक्र और दूसरा कहलाता है गिनी गुणांक। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक असमानता के रूप में प्रदर्शित करने वाले ग्राफ और मान के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। अब ये लॉरेंज वक्र कहता क्या है? ये वास्तव में गरीबी के संदर्भ में जब असमानता को दिखाता है तो कहता क्या है, और गिनी गुणांक का मान कैसे निकलता है उसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो लॉरेंज वक्र की क्या परिभाषा है? ठीक है, ग्राफ है जो किसी देश या समाज में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मुकाबले में कुल आय और संपत्ति के संचय प्रतिशत को दर्शाता है। इसे मैक्स और लॉरेंस ने 1905 ईस्वी में विकसित किया था। इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब लॉरेंज वक्र कहता क्या है उसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और चीजों को जानना पड़ेगा, फिर हम इस ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, देखो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक यहाँ पर जब रिप्रेजेंट होता है तो मैंने कहा कि ग्राफीय मेथड है। ठीक है, तो एक तरफ तो हमारा लॉरेंज कर्व आ जाता है, लॉरेंज वक्र आता है, ठीक, और दूसरी तरफ आता है क्या? गिनी गुणांक। तीसरी तरफ क्या आता है? गिनी गुणांक आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है। वास्तव में क्या है कि ये कहता है वक्र किस तरह से ये बनता है और क्या कहता है ये वक्र। ये ग्राफ वास्तव में क्या है कि जब बनता है तो इस तरह से बनता है, और इस तरह से समझो इस ग्राफ के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था में टोटल इनकम 100 रुपए है, टोटल इनकम अगर 100 रुपए है, और अगर कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो 100 लोग हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। एक्स एक्सिस पर 100 लोग हैं और वाई एक्सिस पर टोटल इनकम अर्थात नेशनल इनकम या जीडीपी जो है वो कितना है? टोटल 100 है। ठीक, अर्थात पूरे देश की अर्थव्यवस्था की इनकम 100 रुपया है और लोग 100 हैं। और अगर मैं पूरी इनकम को बराबर बराबर बांटूं, तो अब आप कहोगे कि 100 लोगों में अगर 100 रुपया बराबर बांटा जाता है, कितने लोगों में? 100 लोगों में अगर 100 रुपया बराबर बांटा जाता है, ठीक है, तो हर व्यक्ति को 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपया मिलेगा हर व्यक्ति को। अगर 90 लोगों को, ठीक है, 90 लोगों को, इसका मतलब है 90 रुपया मिलेगा। ठीक है, अर्थात 1 रुपया तब भी मिलेगा। ठीक, 80 लोगों को, ठीक है, 80 रुपया मिलेगा, तब भी सब लोगों को 1 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब यही तो है ना, यही है एक तरह से। 70 लोगों को कितना? तो अब आप कहोगे 70 लोगों को सर 70 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब है अर्थात 1 रुपया सभी लोगों को मिल रहा है। 1 रुपया सभी लोगों को मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशंस में 100 लोगों को 100 रुपया, 90 लोगों को 90 रुपया, 80 लोगों को 80 रुपया, 70 लोगों को 70 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब ये 70 रुपया जब प्राप्त हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि ये कहते हैं क्या, अगर सब लोगों को बराबर इनकम मिलती है, क्या सब लोगों को अगर बराबर इनकम मिलती है अर्थव्यवस्था में, सब लोगों को बराबर इनकम मिलती है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी कंडीशंस में अर्थव्यवस्था में 10% लोगों को 10% आय होगी, 20% लोगों को 20% आय अर्थात 20 रुपया मिल रहा है, 30% लोगों को 30% आय, 40% लोगों को 40% आय। इसी तरह से हमको प्राप्त होती रहेगी। ठीक, कितने? टोटल पॉपुलेशन यही है, 40% लोगों को 40%, 10% लोगों को 10%, 20% लोगों को 20%, 30% लोगों को 30%, तो 40% लोगों को 40%, 100% लोगों को 100% इनकम मिल रही है। तो हमको एक
45 डिग्री पर एक लाइन प्राप्त होगी। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर एक लाइन प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। यही रेखा कहलाती है समता रेखा कहलाती। कौन सी नाम से जाने जाएगा? निरपेक्ष समता रेखा के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही रेखा निरपेक्ष समता रेखा के नाम से जानी जाएगी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? निरपेक्ष समता रेखा कहलाएगी। जो कितने डिग्री पर मिलेगी? हमने कहा 45 डिग्री पर मिलेगी। यहां लॉरेंज साहब यही कहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। अर्थव्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है उसको रिप्रेजेंट किया लॉरेंज साहब ने अपने पूरे के पूरे ग्राफ में। उन्होंने कहा कि देखो होता क्या है उसको समझो। ठीक, उसको समझो। वो कहते हैं होता ये है कि इस निरपेक्ष समता रेखा जो बीच में 45 डिग्री पर बन रही है, समान रेखा 45 डिग्री पर, क्योंकि ये शो कर रही है सब लोगों को बराबर इनकम मिल रही है, सब लोगों को एक तरह से बराबर आय मिल रही है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेखा। ठीक है, और इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेखा। तो 45 डिग्री वाली रेखा जो है वो हर किसी को, अर्थात नेशनल इनकम या जीडीपी है, ये वास्तव में सब पूरी अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। ये निरपेक्ष समता रेखा मिलती नहीं है, बल्कि होता क्या है उसको समझो। ठीक है, होता क्या है उसको समझो। इसमें होता यह है कि इस निरपेक्ष समता रेखा से जितने ज्यादा दूर ग्राफ बनेगा उतनी ही ज्यादा विषमता होगी। अगर निरपेक्ष समता रेखा से कम दूरी पर ग्राफ बनता है तो विषमता कम होगी, विषमता कम होगी। ये हमने इसलिए दो ग्राफ अलग अलग बनाए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या कि अगर ग्राफ दूर बन रहा है तो हम कहेंगे ज्यादा विषमता है। ठीक, अगर ग्राफ कम बन रहा है तो हम कहेंगे कम विषमता है, विषमता कम है। ठीक, ये तो समता रेखा, अर्थात जितना समता रेखा से पास जाएंगे तो हम कहेंगे समानता आती जा रही है। अगर हम दूर जाएंगे तो हम कहेंगे विषमता आती जा रही है। इस बात को रिप्रेजेंट किया लॉरेंज साहब ने। लॉरेंज साहब ने, अब इसको देख लेते हैं लॉरेंज साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्षैतिज अक्ष पर जनसंख्या का संचय प्रतिशत अर्थात टोटल जनसंख्या। ठीक है, जैसे गरीबों का 10%, 20%, 100% तक है। ऊर्ध्वाधर अक्ष आय की संपत्ति का संचय प्रतिशत है, अर्थात इनकम का संचय प्रतिशत है। सबसे गरीब 10% के पास कितनी आय है, 20% के पास कितनी आय है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। उदाहरण, अर्थात सबसे गरीब 20% लोगों के पास केवल 5% आय है, तो पहला बिंदु 20 और 5 पर दिखाई देगा, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक तरह से कह रहे हैं क्या कि अगर हम देखें तो लॉरेंज साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी टोटल इनकम को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें कोई पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हम सब लोगों के पास बराबर पैसा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में होता नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो 100 लोगों के पास 100 रुपया बांटना है, 1 रुपया सबको मिला, अर्थात 90 लोगों को 90 रुपया मिलेगा, 80 लोगों को 80 मिलेगा, 70 लोगों को 70 मिलेगा। इसका तात्पर्य 10 लोगों को 10 रुपया मिलेगा, 20 लोगों को 20 रुपया मिलेगा, 30 लोगों को 30 रुपया, अर्थात 10% इनकम के पास में 10%, 20% लोगों के पास 20%, 30% लोगों के पास 30%। इस तरह से ये इनकम मिलेगी। लेकिन ये तो दूर जा रहा है, जितने ज्यादा दूर जाएगा ये उतनी ही ज्यादा विषमता बढ़ती जाएगी, और जितने ज्यादा ये पास आएगा विषमता कम होती जाएगी। अर्थात निरपेक्ष समता रेखा की तरफ जाना विषमता कम होना, निरपेक्ष समता रेखा से दूर जाना विषमता ज्यादा बढ़ा लेना। अब आप कहेंगे कि लॉरेंज साहब का क्या काम है?
लॉरेंज साहब कहते हैं कि विषमता हम ग्राफ के माध्यम से जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर तो सारे ग्राफ जो है वो ग्राफ क्या है, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। दूर से देखने पर तो सारे ग्राफ हमको क्या होंगे, एक जैसे लगेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में जब सारे ग्राफ हमको एक जैसे दिखाई देंगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। हम कैसे उनको जज करें, हमको कैसे जज करें, किस तरह से जज करें? तो ऐसी कंडीशंस में एक सांख्यिकी विद हुआ करते थे। कौन थे? सांख्यिकी विद हुआ करते थे, जिनका नाम था गिनी, और समाजशास्त्री जिनका नाम था गिनी गुणांक, गिनी साहब। ठीक है, जिसका नाम क्या था? गिनी। एक तो सांख्यिकी विद हैं ये, क्योंकि स्टैटिक्स डाटा दे रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, एक समाजशास्त्री भी हैं। इन्होंने लॉरेंज वक्र का उपयोग करते हुए, ठीक है, नाम क्या है? कोरेडो गिनी। कब सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया? 1912 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया। ठीक, ये बातें एक तरह से आपको याद रखकर चलनी है। अब इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया, देखो, अब ग्राफ सबके समान हो सकते हैं दो देशों के, तो हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि कितना वहां पर थोड़ा बहुत माइन्यूट अगर अंतर होगा तो हम देखकर तो पता लगा ही नहीं पाएंगे कि ग्राफ को देख करके यहाँ विषमता ज्यादा है, यहाँ विषमता कम है, क्योंकि बिल्कुल सेम जाते हुए दिखाई देते हैं। अब थोड़ा बहुत इंच अंतर होगा तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कहाँ विषमता ज्यादा है, कहाँ कम। तो गिनी साहब इसी पर बेस्ड होकर अपना सिद्धांत रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गिनी साहब अपना ये। ठीक, तो अब आता है क्या? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक कैसे कहता है? गिनी गुणांक समझिएगा इसको। गिनी साहब कहते हैं क्या? लॉरेंज साहब ने एक वक्र बनाया, और उस वक्र में उन्होंने बनाया क्या? एक निरपेक्ष समता रेखा बनाई, 45 डिग्री पर निरपेक्ष समता रेखा बनाई। ठीक है, समता रेखा बनाई 45 डिग्री पर। ठीक, ये क्या है? नेशनल इनकम है या जीडीपी है, और ये क्या है? पॉपुलेशन है। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। ठीक, बाई एक्सिस पे हमने लिया नेशनल इनकम को, एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का संचय प्रतिशत हमने लिया यहां। ठीक है, या कार्यशील जनसंख्या भी लिखा हो सकता है यहां पर। कार्यशील जनसंख्या जो एक तरह से कार्य कर रही है, उस तरह से चीजें भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो निरपेक्ष समता के रूप में ये रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ रहा है। अब जब रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ रहा है तो कह रहे हैं देखो भैया, हमारा ये ग्राफ बना, हमारा ये ग्राफ बना। ठीक है, अब ग्राफ से आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मान निकालना पड़ेगा। तो आप मान कैसे निकालोगे? तो वो कहते हैं कि अब आप मान निकालोगे क्या? एक तो ओ बिंदु हो गया, एक मान लेते हैं एस बिंदु हो गया, एक पी बिंदु हो गया। ये हमारा एक त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहा है, और इसमें दो क्षेत्र हो गए, एक ए बी, ए क्षेत्र हो गया, ये बी क्षेत्र हो गया। ठीक, तो वो कहते हैं क्या कि आपको क्या करना है कि जो ग्राफ बना है, गिनी साहब कहते हैं, ठीक है, गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट को निकालने के लिए गिनी साहब कहते हैं कि आपको क्या करना है? एक ग्राफ। ठीक, सबसे पहले तो छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक, अपॉन निरपेक्ष समता रेखा के संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, समता रेखा के संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो ये इस तरह से निकल कर आ गया, दो चीजें हमने गिनी गुणांक का मान कर दिया। अब कैसे, इसको थोड़ा सा समझो कैसे। अब इसको हम वैल्यू में डाल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। छायांकित क्षेत्र ए, ए का क्षेत्रफल कह रहा है क्या?
ए का क्षेत्रफल, मतलब एक तरह से ये कह रहा है ए का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक। और यहां पर ए प्लस बी का क्षेत्रफल, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ए का क्षेत्रफल और ए प्लस बी का क्षेत्रफल, इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ गई। अब जैसे ही यहां ए के क्षेत्रफल और ए प्लस बी के क्षेत्रफल की बात की गई, ठीक, तो अब ए प्लस बी का मतलब है ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, ये ए प्लस बी तो यही हो गया, और ए का क्षेत्रफल ये हो गया, ए का क्षेत्रफल ये हो गया। आ गया होगा समझ में गिनी गुणांक के कॉन्सेप्ट को। तो अब यहां पर क्या हो सकती है कंडीशन, ठीक। वो कहते हैं कि ऐसा हो जाए अगर अर्थव्यवस्था में, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा कैसे कैसे उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, कहते हैं क्या, अगर अर्थव्यवस्था में एक कंडीशन, प्रथम स्थिति, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो ए इक्वल टू अगर 0 हो जाए, एक तो ये, और दूसरी कंडीशन हो सकती है सेकंड कंडीशन, उस सेकंड कंडीशन में बी इक्वल टू 0 हो जाए। दो स्थिति हो सकती हैं, एक तो ए 0 हो जाए, एक हो सकती है बी 0 हो जाए, 0 हो सकती है, ठीक। कहते हैं दो कंडीशन बन सकती हैं अर्थव्यवस्था में, एक तो ए कंडीशन 0 हो जाए और एक बी कंडीशन 0 हो जाए, ठीक। अगर मैंने बी को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे खींच कर इधर तक लाना होगा, बी 0 हो जाएगा। इसको खींच कर मुझे नीचे लाना होगा, बी 0 हो जाएगा 100%। ए 0 कैसे होगा, ए 0 का मतलब है ए को खींचकर हम ऊपर ले जाएं तो ए 0 हो जाएगा, ए को खींचकर ऊपर ले जाएं तो ए को यहां पर अगर मैंने खींच दिया तो क्या हुआ, ए को खींचकर अगर मैं ऊपर ले गया, इससे मिला दिया समता रेखा से, तो ए 0 हो गया। दो कंडीशन बन सकती है, ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है। अगर ए 0 होता है पहली कंडीशन में, ठीक है, पहली कंडीशन में अगर ए 0 होता है, फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करिए, ए 0 हो गया तो क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस बी है, ए 0 हो गया, 0 अपॉन 0 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। अगर बी 0 हो गया, बी 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन, ए प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस 0 अपॉन ए अर्थात 1। अब ये इसी के बेस पर कहते हैं क्या, कि अगर अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक का जो मान होगा, गिनी गुणांक का जो मान होगा, ये होगा कितना, 0 से 1 के बीच हो सकता है, हो सकता है। कितना, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मैक्सिमम दो कंडीशन बन सकती है, और मैक्सिमम दो कंडीशन के बेस पर ये 0 हो सकता है या 1 बन सकता है। ये इन्होंने समझाया। यहां कहते हैं क्या, कि वास्तव में अगर वैल्यू 0 है, वैल्यू जी है, तो हम कहेंगे वैल्यू 0 का मतलब हो गया क्या, कि पूरा का पूरा एक तरह से जो ए का मान अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा ग्राफ जो है निरपेक्ष समता रेखा पर आकर बैठ गया, पूरा ग्राफ निरपेक्ष समता रेखा के, तो हम कहेंगे ये परफेक्ट इक्वलिटी है।
पूर्ण समानता की स्थिति है, क्योंकि 0 ए हुआ है। ए का मान 0 होने का मतलब है कि समानता बिल्कुल 100% समानता है। और ए अगर यहां पर है तो हम कहेंगे एक ही व्यक्ति को संपूर्ण आय मिल रही है, अर्थात परफेक्ट इनइक्वलिटी है, परफेक्ट इनइक्वलिटी है। तो एक अनइक्वलिटी पूर्ण असमानता को रिप्रेजेंट करता है और वो समानता को, अर्थात पूर्ण समानता को रिप्रेजेंट करेगा 0, और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? पूर्ण असमानता को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से गिनी साहब ने कहा कि 0 से 1 के बीच मान हो सकता है। और अगर देश, ठीक है, अगर देश यहां पर क्या है कि 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं 0 से, तो इसका मतलब है असमानता की बढ़त बढ़ते जा रहे हैं। और अगर 0 की तरफ आ रहे हैं तो असमानता उनमें कम होती जा रही है। इस बात को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया अपने ग्राफ के माध्यम से, और चीजों को रिप्रेजेंट करके सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब लॉरेंज साहब की ये सारी विशेषताएं और गिनी गुणांक की सारी विशेषताएं किसी देश में असमानता को प्रदर्शित करने वाले कॉन्सेप्ट के रूप में निकल कर आ जाती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं लॉरेंज वक्र की विशेषता क्या है, ठीक है, लॉरेंज वक्र की विशेषता क्या है? अगर मैं आपसे लॉरेंज वक्र की विशेषता की बात करूं तो हमने किस किस बात की चर्चा की है? मैंने पूर्ण समानता रेखा की बात की है, मैंने पूर्ण असमानता की बात की है। लॉरेंज वक्र में पूर्ण समानता भी हो सकती है, पूर्ण असमानता भी हो सकती है। एक ही व्यक्ति के पास में संपूर्ण संसाधन हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब एक हो मान, एक हो मान, ठीक है, एक हो मान तब हो सकता है, बी 0 हो जाए तो ऐसा हो सकता है। ठीक, लॉरेंज वक्र एक तरह से क्या है कि वास्तविक वितरण को भी रिप्रेजेंट करता है, और उत्तल स्वभाव है, क्योंकि जनसंख्या और संचय जो संसाधन है उनको क्रमबद्ध तरीके से बांटने का काम करता है लॉरेंज वक्र। ये इसकी विशेषताएं। अब इससे क्या यहां पर हम कर सकते हैं, ये अर्थात इस लॉरेंज वक्र की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि लॉरेंज वक्र की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहली उपयोगिता क्या है कि आर्थिक असमानता को मापने का काम करता है। ये आर्थिक असमानता को मापने का काम करता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, को मापने का काम करता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या काम करता है ये? दूसरा यहां पर क्या काम करता है? सरकार को नीति निर्माण और उसका मूल्यांकन करने में भी हेल्प करता है कि वो सरकार कहां तक सफल हुई है, कैसे सफल हुई है, उसका भी काम कर देता है। ठीक है, तो नीति निर्माण बनाने में, नीति निर्माण बनाने में, ठीक है, और सरकार का मूल्यांकन करने में भी हेल्प कर देता है। मूल्यांकन में दो चीजों में हेल्प कर देता है ये, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? उपयोगिता के रूप में रिप्रेजेंट। तुलनात्मक अध्ययन कर देता है, दो देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात कहीं देश का गिनी गुणांक एक तरह से क्या आया है और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ किस बात की असमानता चल रही है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये तुलनात्मक। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कि संसाधन तक इसकी क्या पहुंच स्थापित हो रही है। अन्य क्षेत्रों में ये भी बता देता है कि स्कूल का स्तर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है समानता के रूप में, तभी तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तभी तो आय का स्तर नहीं पता चल रहा है। स्वास्थ्य के स्तर को भी बता देता है, अन्य क्षेत्रों में भी काम आ जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसको काम में लिया जा सकता है कि भैया इसी कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि गिनी गुणांक का मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गिनी गुणांक का मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक सबसे बड़ी इसमें कमी है। तो हम लोगों का क्या है, ठीक है, आर्थिक असमानता के मापन में है इसका उपयोग, नीति निर्माण और मूल्यांकन में इसका उपयोग है, तुलनात्मक अध्ययन में इसका उपयोग है, और अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें इसके उपयोग को हम रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं।
अब आता है इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, ये भी आता है कॉन्सेप्चुअल रूप से। इसकी क्या सीमाएं हैं? तो सबसे बड़ी सीमा क्या है कि आंकड़ों का अभाव है, डेटा पर निर्भरता है। ठीक है, आंकड़ों का अभाव और डेटा की निर्भरता, आंकड़ों का अभाव देखने को मिलता है इसमें। सबसे बड़ा बात यह है, मतलब कोई भी हमें निर्णय लेना है, तो जो कोई भी निर्णय लेना है तो ऐसी कंडीशंस में बिना आंकड़ों के तो हम निर्णय ले ही नहीं सकते। हमें आंकड़े चाहिए, उसी के बेस पर हम निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। ये वास्तव में क्या है कि सरकार के केवल संसाधन के वितरण पर ध्यान देता है, ठीक है, ना कि कुल आय स्तर पर ध्यान देता है और ना कुल धन पर ध्यान देता है। ये वितरण पर एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं दो देशों के भाई हो सकता है कि गुणांक समान हो, गुणांक समान हो, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय भिन्न भिन्न हो। तो ये केवल यहां पर क्या है, वितरण पर ध्यान देता है, केवल वितरण पर ध्यान देता है। दो देशों के समान हो लेकिन प्रति व्यक्ति आय भिन्न भिन्न हो, ऐसा भी हो सकता है। असमानता को दर्शाता है ये मान गए, लेकिन संसाधनों के वितरण के असमानता को दर्शा रहा है, ना कि एक तरह से कुल धन की कंडीशन को बता रहा है या आय के स्तर को बता रहा है कि भैया कितना आय का स्तर लोगों का है, क्या है, इसको बता ही नहीं रहा है। ये कुल धन की वितरण के स्तर को बता रहा है। गैर आर्थिक कारणों को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है, गैर आर्थिक कारण को ध्यान नहीं रखा गया है। गैर आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक कारण, कारण को ध्यान नहीं रखा गया है। यह भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे हो सकती है गैर आर्थिक कारण को ध्यान नहीं रखा गया? जैसे जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि सामाजिक कारण उन पर ध्यान नहीं है, ना ही सांस्कृतिक कारण उन पर ध्यान है, और ना ही एक तरह से सांस्कृतिक कारण के अलावा ना ही इसमें राजनीतिक कारण उन पर ध्यान है कि भैया ये भी तो उत्तरदायी हो सकते हैं किसी देश में असमानता को, ये भी तो असमानता को प्रभावित कर रहे हो, ये भी यहां पर रिप्रेजेंट, और ये स्थैतिक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। स्थैतिक डेटा को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी सबसे बड़ी एक चुनौती है। अर्थात निश्चित समय पर यह विवरण को दिखाता है, लेकिन साथ में यह एक तरह से गतिशीलता को नहीं देखता है कि भैया समय के अनुसार चीजें चेंज भी हो रही ना। एक समय के निश्चित समय के डेटा को तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन समय के अनुसार चीजें चेंज भी हो रही हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये इनमें कमी है, ये इनमें क्या है, कमी है। तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी मैंने बता दी हैं आपको। लॉरेंज वक्र की सीमा है, डेटा पर निर्भरता है, विश्वसनीय डेटा नहीं मिलता है, केवल वितरण पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। यहां पर क्या है कि आय स्तर को नहीं देखता है, यहां पर ये सबसे बड़ी चुनौती है। गैर आर्थिक कारण जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, और स्थैतिक चित्र रिप्रेजेंट करता है, एक निश्चित समय पर विवरण को ही ये दर्शाता है, ये इसमें सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये हो गया आपका क्या, लॉरेंज वक्र। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि क्वेश्चन में कौन सा यहां सही है, कौन सा यहां गलत है, ठीक है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, पहले ही पढ़ लिया था हमने, क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो गिनी गुणांक का मान हमेशा लॉरेंज वक्र की उत्तलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे उपयुक्त कथन ऐसा नहीं। यदि लॉरेंज वक्र पूर्णतः समांतर रेखा के निकट है तो गिनी गुणांक का मान 1 के करीब है, निकट होने पर 0 हो जाएगा, अर्थात 0 असमानता है, ठीक है। ये भी नहीं है। गिनी गुणांक की गणना लॉरेंज वक्र और पूर्ण समांतर रेखा के बीच क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। गिनी गुणांक की गणना जो है वो लॉरेंज वक्र के क्या है, लॉरेंज वक्र के और पूर्ण समांतर रेखा के बीच क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, ठीक है।
सी आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में लॉरेंज वक्र का आकार समय के साथ पूर्ण समानता रेखा से दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे एक तरह से पूर्ण समानता रेखा से दूर हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित परिणाम है? कौन सा संभावित परिणाम है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे गिनी गुणांक का मान घट रहा है, नहीं, यहां पर क्या है, आय असमानता में कमी आ रही है, आय असमानता में वृद्धि हो रही, तभी तो दूर जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है गिनी गुणांक का मान। प्रगतिशील कर व्यवस्था का प्रभाव, प्रगतिशील कर व्यवस्था जो है वो धन के वितरण को एक तरह से कम करने का काम करती है, यहां ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रभाव बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, संसाधन वितरण में असमानता बढ़ेगी, दूर जाने का मतलब है संसाधन वितरण में असमानता बढ़ेगी, इस बात को रिप्रेजेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लॉरेंज वक्र के आधार पर गिनी गुणांक को 1 के बराबर बनाएगी? कौन सी स्थिति गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र के 1 के यहां पर बनाएगी? तो 1 का मतलब है क्या? सारी आय एक ही व्यक्ति को मिल रही हो, ये एक व्यक्ति के पास सारी आय हो तभी। 0 का मतलब 0 असमानता, एक तरह से क्या है, समानता पूरी अर्थव्यवस्था में है, 0 असमानता है। 1 का मतलब है एक ही व्यक्ति को सारी आय मिल रही। तो ऑप्शन देख लो, सभी व्यक्तियों के पास समान आय, ऐसा नहीं, एक व्यक्ति के पास सारी आय, बाकी पास कुछ भी नहीं। पता ही चल रहा है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, अगर 1 है यहां मान हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है, दो देश ए और बी लॉरेंज वक्र की तुलना की जाती है। देश ए का लॉरेंज वक्र देश बी की तुलना में पूर्ण समानता रेखा से अधिक निकट है। ए का एक तरह से निकट है बी की तुलना में, ए का पास है, बी का दूर है। ठीक है, तो हम कहेंगे ए में असमानता कम है, अर्थात समानता ज्यादा है, बी में असमानता ज्यादा है। ठीक है, ए में कम है, बी में ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, फटाफट यहां पर बता दो। ठीक है, तो ए देश की प्रति व्यक्ति आय बी देश से अधिक होगी, इस बात को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन के रूप में निकल कर आएगा। ठीक है, क्या होगा, सी इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, असमानता कम होने का मतलब है अच्छी आय के वाले देश हैं सारे के सारे लोग। किसी अर्थव्यवस्था में लॉरेंज वक्र का उपयोग करके गिनी गुणांक की गणना की जाती है, इसका मान 0.4 से प्राप्त हुआ है। यदि सरकार प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू करती है जिससे लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा के करीब आ जाता है, पूर्ण समानता रेखा के करीब आ जाता है यहां। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे संभावित है? तो जाहिर सी बात है, क्या अगर मान लेते हैं कि कह रही है क्या, लॉरेंज वक्र का उपयोग गिनी गुणांक की गणना की जाती है और इसका मान इतना प्राप्त हुआ है, गिनी गुणांक का मान ये है। यदि सरकार प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू कर देती है, अर्थात जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसी तरह से टैक्स बढ़ेंगे, तो लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा के करीब आ जाएगा। तो जब पूर्ण समानता रेखा के करीब आ जाएगा तो 0.4 का मान ये कम हो जाएगा ना, कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि 0 इधर जा रहा है ना, इधर नहीं जा रहा, एक की तरफ ए असमानता को बढ़ाएगा, 0 एक तरह से क्या होगा, समानता को ला रहा है। तो अब जाहिर सी बात है इतना मान प्राप्त हुआ है, इससे कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्या, गिनी गुणांक का मान 0.4 से कम होते हुए दिखाई देगा, अर्थात सी आंसर यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर आप देखोगे अपने आप ही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सी सीमा सबसे महत्वपूर्ण है? इसका उपयोग विभिन्न देश की आय असमानता की तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है, लॉरेंज वक्र की कौन सी सीमा सबसे महत्वपूर्ण है जिसका विभिन्न देशों की आय असमानता की तुलना के लिए किया जाता है? फटाफट यहां पर बताइएगा। ठीक है, सीमा मतलब इसकी सीमा कौन सी है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा प्रेजेंट करता है, यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। सीमाएं हमने बताई थी ना, क्या इसमें एक तरह से कमी है,
ठीक है, ना कि समय के साथ गतिशीलता को। तो सीमा सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फटाफट बताइएगा इसका क्या होगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में लॉरेंज वक्र के आधार पर निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हैं। सबसे गरीब 40% जनसंख्या के पास 10%, 40% के पास कितना है, 10% आय है। और सबसे गरीब 80% जनसंख्या के पास, ठीक है, 40% कुल आय है। कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है, फटाफट एक तरह से बताइएगा कौन सा इसका निष्कर्ष सही है यहाँ। ठीक है, तो शीर्ष जनसंख्या के पास में ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, सबसे गरीब नहीं होगा, हमारे ख्याल से अमीर के रूप में होगा, इसलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ होगा यहाँ पर। और गड़बड़ होगा तो आप एक तरह से इस प्रश्न को छोड़कर चलिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मान लेते हैं क्या टोटल जनसंख्या क्या है, 100 है, और टोटल जनसंख्या 100 है, 100 में 80% एक तरह से निकल गए, तो 80% एक तरह से निकल गए, तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है, 80% हमने निकाले तो 20% शेष बचे। ठीक है, 20% एक तरह से शेष बचे, और अगर 40% को निकाल दिया तो 60% शेष बचे। ठीक है, 40% को अगर निकाल दिया तो 60% शेष बचे, तो ऐसी कंडीशंस में क्या निकल कर आएगा, ये होगा। ठीक है, सौ में से अगर 40 को घटा देंगे तो फिर हमारा मान निकल कर आ जाएगा यहाँ। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्माताओं के लिए सबसे कम उपयोगी है? सबसे कम उपयोगी है यहाँ पर, क्योंकि लॉरेंज वक्र एक तरह से क्या है, कर नीतियों के प्रभाव को दर्शा सकता है। गिनी गुणांक एक तरह से विभिन्न समयावधि में असमानता की तुलना में सहायक है। लॉरेंज वक्र सामाजिक गतिशीलता के पैटर्न को स्पष्ट करता है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, सामाजिक गतिशीलता के पैटर्न को नहीं बताता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी इसका होगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आप लोगों के बीच में डिस्कशन किए हैं लॉरेंज वक्र के। इसी तरह से ये क्लास आती रहेगी, 9:30 बजे हमारी क्लास होगी, जिसमें हम प्रतिदिन आपके लिए एक टॉपिक लेकर आएंगे। जैसे आज मैंने क्लास ली है, अगर इसी तरह से क्लास लेनी है तो एक बार कमेंट में बताइएगा, और कि सर आप इसी तरह से क्लास लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा क्लास। पीपीटी के बेस्ड होकर हम क्लास करा रहे थे अभी तक, मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे आप लोग पूरे तरह से और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में कि सर ये वाला क्लास बहुत अच्छा है, इसी तरह से क्लास लीजिए, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं अपने कल के सेशन में। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।